जय सीताराम। आज जो है हम इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके पहले आप ये जान लो कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। पहला क्वेश्चन, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर है दिदरो। इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, एक नंबर वाले, है ना। जैसे अब यहां से आप आगे देखो, जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? तो जाल्वे राइन मतलब, आंसर भी मैं बोलते जाता हूं, अगर आपके पास आंसर ना हो तो बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप सुनना बस। जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर सन 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको जाल्वे राइन, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। वियना कांग्रेस में फ्रांस के किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना। तो 1800 वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस के बुब्रो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। फिर उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद यानी मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। उदारवाद मतलब कानून के लिए बराबर, दो सबके लिए, और उनके मध्यम वर्ग जो है उनके लिए आजादी। जर्मेनिया के अर्थ बताइए। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। चाक्षुष अभिव्यक्तियों के बलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता। जर्मेनिया का और एक गैरीबाल्डी क्या है? गैरीबाल्डी जर्मेनिया। एक क्वेश्चन और था इसमें, परीक्षा बोर्ड में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, इसको पढ़ लेना। और मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान और जर्मेनिया कौन थे, इसको जरूर आप लोग पढ़ लेना। फिर इसके बाद बाल्कन क्षेत्र में फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन से हैं? फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन से हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मारियान, तिरंगा, लाल टोपी और कलगी थे। क्वेश्चन आप देख लो, आंसर मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रांसीसी बाल्कन क्षेत्र में सुन लिए ना, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह में फिर से बोले देता हूं, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मारियान, तिरंगा, लाल टोपी और कलगी थे। फिर बाल्कन क्षेत्र में आने वाले प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते थे? तो पहला आता था रोमानिया, दूसरा आता था बुल्गारिया, तीसरा आता था यूनान, चौथा आता था क्रोशिया आदि। इस तरह जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। राष्ट्रवाद क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। बड़े आराम आराम से बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन इससे देख लेना, आंसर सुन लेना। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? सुनना। तो इसका आंसर है कि 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश
राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया, है ना, मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। अब एक ज्यूसेपे मेल्सिनी का ये टॉपिक है। तो ज्यूसेपे मेस्सनी इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जोनोवा में हुआ था। ये एक क्रांतिकारी थे इटली के, इनका जन्म 1807 में जोनोवा में हुआ था, जेनोवा में, सॉरी। यह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गए थे। जहां वह 24 वर्ष के थे तभी उनको लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने दो और गुप्त संगठनों की स्थापना की, पहले मरसोई में यंग इटली के नाम से और फिर बाद में बर्न में यंग यूरोप के नाम से। मेथसिनी का मानना था भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनाया था, इसलिए इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मेथसिनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए। रूढ़िवादी लोगों में मेथसिनी के नाम का खौफ था। अब फ्रैंकफर्ट संसद, ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है तो इसको सुन लेते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है ना। फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है। जर्मन के में मध्यवर्गीय लोगों के राजनैतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के लिए वोट किया और 18 मई 1848 को 831 चुने प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल के चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़े। उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को जर्मनी का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए, है ना, चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। इस तरह इसका फ्रैंकफर्ट संसद है। फिर कहता है राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, है ना, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। तो उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। मतलब उदारवादी जो आंदोलन था उसमें महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया, है ना। इसके बाद भी इतना उन्होंने हिस्सा लिया, इसके बाद भी असेंबली के चुनाव में उन्हें क्या कर दिया गया, वंचित किया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। दर्शक दीर्घा मतलब जैसे आज के डेट में स्टेडियम होता है, दर्शक दीर्घा में बैठे नहीं बोलते, वहां से बैठने, बस बैठ के देखो, मिली। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग दिया। महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। उन्होंने खुद के समाचार पत्र प्रस्तुत किए, शुरू किए, मतलब समाचार महिलाओं ने खुद के बना लिए।
नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया, है ना। इस तरह है ना, महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ना है और ये सोशल साइंस है, इसको समझ के पढ़ना। देखो इसमें इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये सब एक एक वाक्य। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये लिख लेना। फिर से बोले देता हूं, इटली का एकीकरण कब हुआ, फिर क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, फिर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की। चौथा क्वेश्चन, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की, है ना। फिर हो गया, इसके बाद फ्रेडरिक सारियू कौन था। रूपक से आपका क्या तात्पर्य है, सिर्फ एक वाक्य अंतर, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। और फ्रेडरिक सारियू कौन था, तो रूपक का मतलब होता है जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंकित किया जाता है, उसे रूपक कहा जाता है। जब किसी विचार को जिसे अमुक व्यक्ति या अमुक चीज द्वारा इंगित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, रूपक। और फ्रेडरिक सारियू कौन था, तो फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। फ्रेडरिक सारियू ये 4 श्रृंखला बनाई थी, पहले स्वतंत्र, गणतंत्र, ज्ञानोदय, राष्ट्र, है ना। अब यंग इटली वाला है, तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यंग इटली क्या है, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 के दशक में जूसेपी और मेत्सनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी, है ना। तो इस तरह इसका क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण 1861 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 में हुआ। और एक क्वेश्चन और याद कर लेना, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। मतलब नेपोलियन एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का पहला सम्राट भी था। इस तरह तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको पढ़कर राम जी की दया से अच्छे नंबर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह है। तो जय हिंद, जय भारत।